हाय फ्रेंड, मैं अमित कुमार। हमारे वननेस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग ऑप्टिक्स का पार्ट 2 क्लास 12th के लिए हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, जो भी बच्चे अगर पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक पार्ट 1 वीडियो का मिल जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग यहाँ से पार्ट 2 के वीडियो में हम लोग पढ़ रहे हैं दर्पण। दर्पण क्या है? दर्पण मतलब दर्पण है तो दर्पण दो पार्ट्स में बटे हैं। यहाँ पर हम लोग 10th में पढ़े थे कि दर्पण किसे कहते हैं, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, समतल दर्पण किसे कहते हैं, उत्तल और अवतल दर्पण किसे कहते हैं। हम लोग क्लास 10th में पढ़ चुके हैं। यहाँ पर हम लोग शॉर्ट में भागेंगे कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगा समझने में। तो दर्पण जो है ना, दर्पण यहाँ पर दो पार्ट्स में बटा है। कितने पार्ट्स में बटा है? दो पार्ट्स में बटा है। पहला है कि गोलीय दर्पण, फर्स्ट पार्ट क्या है? गोलीय दर्पण। और सेकंड पार्ट क्या है? एक मिनट, फर्स्ट पार्ट जो है, फर्स्ट पार्ट जो है मेरा गोलीय दर्पण और सेकंड पार्ट जो है मेरा क्या है? समतल दर्पण। तो गोलीय दर्पण किसे कहते हैं और समतल दर्पण किसे कहते हैं? तो आप इतना ध्यान रखिए कि गोलीय दर्पण भी दो पार्ट्स में बटा। गोलीय दर्पण हम लोग उसको कहेंगे जिसका परावर्तक सतह क्या हो? गोल हो। मतलब कोई भी हो, अगर गोल अगर बॉक्स में इस तरह से दिखता है तो इसको हम लोग कहेंगे गोलीय दर्पण। जिसका परावर्तक सतह गोल हो, ये बोल ही रहा है कि जिसका परावर्तक सतह क्या हो? गोल हो, उसे क्या कहेंगे? गोलीय दर्पण कहेंगे। और यहाँ पर समतल दर्पण में एकदम डायरेक्ट आंसर है, क्लियर। समतल, समतल यानी क्या? बराबर, बिल्कुल एकदम इक्वल। तो जिसका परावर्तक सतह मतलब कि जो रिफ्लेक्शन वाला जो एरिया है ना, जो परावर्तन जहाँ से होता है उसका एकदम समतल जो एरिया जो होगा पूरी तरह से क्या होगा? बराबर होगा। जैसे कि हम यहाँ पर समतल दर्पण का फिगर बनाए थे, यहाँ पर देखिए कलर कर लीजिएगा, यहाँ पर रंगा हुआ नहीं, इस तरह से आप लोग रंग लीजिएगा। ठीक ना, आप लोग इस तरह से रंग लीजिएगा। तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो? समतल हो, उसे क्या कहेंगे? समतल दर्पण। देखिए यहाँ पर इसका परावर्तक सतह क्या है? ऊपर वाला पार्ट समतल है, पूरी तरह से बराबर है, तो इसको क्या कहेंगे? समतल दर्पण। और जिसका परावर्तक सतह गोल होगा ना, उसको क्या कहेंगे? गोलीय दर्पण कहेंगे। ठीक है, तो गोलीय दर्पण को यहाँ पर दो पार्ट्स में बांटा गया है। पहला है कि उत्तल, पहला नंबर क्या है? उत्तल। तो उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? तो उत्तल दर्पण यहाँ पर आप लोग पढ़े होंगे क्लास 10th में कि उत्तल दर्पण वैसा गोलीय दर्पण, क्योंकि वह गोलीय दर्पण का प्रकार है इसलिए गोलीय दर्पण की मैं बात कर रहा हूँ। वैसा गोलीय दर्पण वैसा गोलीय दर्पण जिसके आंतरिक सतह पर क्या किया हो? कलाई किया हुआ। जिसके आंतरिक सतह पर क्या किया हुआ हो? कलाई किया हुआ। आंतरिक सतह मतलब अंदर वाले पार्ट्स में क्या किया हुआ? रंगा हुआ हो। अंदर वाले पार्ट्स में क्या किया हुआ हो? रंगा हुआ हो। इसी को हम लोग क्या कहेंगे? उत्तल। क्या कहेंगे? उत्तल। अब आप क्लास 10th में थोड़ा सा अवतल को सुधारिएगा। देखिए तो यहाँ पर अवतल गलती लिखा है, यहाँ पर अवतल आप लोग सुधार लीजिएगा। हम अवतल लिख देते हैं। जो आ की मात्रा, यहाँ पर आ की मात्रा नहीं होगी, ठीक ना। तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, आप अवतल दर्पण पढ़े होंगे बहुत आसान से कि वैसा गोलीय दर्पण जिसकी बाहरी सतह पर रंगा हुआ हो या कलाई किया हुआ हो उसको क्या कहेंगे? अवतल दर्पण कहेंगे। जो बाहरी के सतह पर हो, बाहर के मतलब ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट पे अगर रंगा हुआ रहेगा तो हम लोग क्या कहेंगे? ये वाला सतह पर रहेगा तो हम लोग क्या कहेंगे? अवतल दर्पण। मतलब इससे हमको बात एक क्लियर पता चला है, अगर कोई भी दर्पण हो अगर अंदर के पार्ट्स में रंगा हुआ रहेगा तो उत्तल कहेंगे। अगर बाहर के पार्ट्स में अगर रंगा हुआ रहेगा, कोई अगर गोलीय दर्पण है अगर बाहरी सतह पर कलाई किया हुआ रहेगा तो उसको क्या कहेंगे? अवतल। और जो आंतरिक सतह पर कलाई किया हुआ रहेगा उसको क्या कहेंगे? उत्तल। जैसे कि कुछ एग्जांपल मैं ले लेता हूं, यहाँ पर आप लोग बताइए कि उत्तल है कि अवतल, कमेंट्स के माध्यम से। आप लोग बताइए कमेंट्स में कि ये जो मैं दर्पण बनाया हूँ ये कौन सा दर्पण है। तो ये जो दर्पण है कौन सा दर्पण है आप लोग बताइएगा कमेंट करके। देखिए ये बताइए तो ये अंदर के पार्ट्स में रंगा हुआ है कि नहीं? देखिए तो अगर बताइए, इसका अगर हम गोल कल्पना करेंगे तो इस तरह से गोल बनेगा। तो ये अंदर के पार्ट्स में रंगा हुआ है कि नहीं? तो ये अंदर के पार्ट्स में जो कैसा हूँ रहे उससे मतलब नहीं है। अगर अंदर में रंगा हुआ रहेगा उत्तल कहलाएगा। यही अगर बाहर में रंगा हुआ रहेगा, जैसे कि मैंने यहाँ पर कर देता हूँ कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस तरह से बाहर में रंग देता हूँ, तब बाहर में रंग दिए तो ये अवतल हो गया। किसी तरह से कोई भी आप लोग कॉपी के साथ साथ बैठिएगा। देखिए यहाँ पर अगर मान लिया जाए कि इस तरह से अंदर रंग रहे हैं, ये उत्तल हो जाएगा।
इसी में अगर बाहर रंग देंगे तो ये अवतल हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? मतलब अंदर रंगा हुआ रहेगा तो उत्तल और बाहर रंगा हुआ रहेगा तो क्या कहेंगे? अवतल। तो यहाँ तक समझने में कोई परेशानी है? साथ साथ आप लोग को कॉपी में नोट करते हुए चलिएगा, ठीक ना। सेकंड, अब हम लोग देख रहे हैं अवतल दर्पण में किरण आरेख। यहाँ पर मैंने हेडिंग बनाया है कि अवतल दर्पण में क्या हो रहा है? किरण आरेख कर रहे हैं। तो अवतल दर्पण में किरण आरेख बहुत ही आसान है, आप लोग क्लास 10th में पढ़े होंगे, लेकिन यहाँ पर हम लोग शॉर्ट रूप से देखेंगे कि कैसे कैसे तेजी में निकालेंगे। वहाँ पर इसका लैंग्वेज दिखाया गया होगा, लेकिन यहाँ पर हम लोग लैंग्वेज नहीं देखेंगे, डायरेक्ट टू डायरेक्ट हम लोग डायरेक्ट काम पे आ जाएंगे कि क्या काम के बात है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर अवतल दर्पण में किरण आरेख चल रहा था। अवतल दर्पण का समझ लीजिएगा आप लोग सब बाहर सतह पर रंग लीजिएगा, क्योंकि पीडीएफ टाइप में बाहर वाला ऑप्शन वाला कलर करने के लिए नहीं दे रहा था। तो आप लोग बाहर सब में रंग लीजिएगा। हम ऐसे रंग देते हैं एक में, आप बाकी सारे में रंग लीजिएगा, ठीक ना। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कह रहा है क्या कि अवतल दर्पण में किरण आरेख, मतलब अवतल दर्पण में किरण चलाकर दिखाइए कि कैसे कैसे चलता है। तो आपको याद ध्यान में रखना होगा कि सबसे पहली बात है कि एक अवतल दर्पण बनाएंगे। अवतल दर्पण बनाने के बाद उसको पेप्सी पियाएंगे। क्या पियाएंगे? पेप्सी। देखिए PFC। इसको अवतल दर्पण बनाने के बाद हम यहाँ पर क्या पियाएंगे? इसको पेप्सी पियाएंगे। और तो पेप्सी पियाने के बाद बात आता है कि किरण क्या। तो आप लोग ध्यान रखिए कि सीधे चलाएंगे एफ से जाएंगे। अगर कोई भी मुख अक्ष के समानांतर अगर कोई भी किरण चलता है तो वो फोकस से होकर गुजरता है। आपको ये बात ध्यान में रखना होगा। कोई भी अगर, ये देखिए मेरा प्रिंसिपल एक्सेस है, मतलब मतलब मुख्य अक्ष है मेरा, इसको हम क्या कहेंगे? मुख्य अक्ष कहेंगे। मुख्य अक्ष कहेंगे। तो देखिए जो मेरा ये मुख्य अक्ष जो है, आप बताइए ये जो मुख्य अक्ष के समानांतर अगर कोई भी लाइन चलती है तो वो फोकस से होकर गुजरती है। देखिए यहाँ से अगर मुख्य अक्ष ये वाला है तो इसके समानांतर ये लाइन जाती है ऐसे, और ये फोकस से होकर क्या करती है? आती है। तो आपको ध्यान रखना है कि मुख्य अक्ष के समानांतर अगर कोई भी किरण जाती है तो फोकस से होकर आती है। तो आपको सीधा एक शॉर्टकट हम बता दें कि इसमें याद करने की जरूरत नहीं है। सीधे चलाएंगे एफ से जाएंगे, सीधे चलाएंगे एफ से जाएंगे। कैसे जाएंगे? सीधे चलाएंगे एफ से जाएंगे। देखिए सीधे जा रहा है, एरो के निशान दिया, देखिए तो एफ से हो गया कि नहीं। इसमें सेकंड में उसी तरह से आप लोग पीछे रंग लीजिएगा। यहाँ पर मैंने रंगा नहीं है, बताइएगा। यहाँ पर देखिए कह रहा क्या, देखिए तो कहाँ से कहाँ जा रहा है? ये एफ से जाएंगे सीधे हो जाएंगे, एफ से जाएंगे क्या हो जाएंगे? सीधे हो जाएंगे। मतलब अगर कोई भी किरण अगर एफ से जाता है, एफ से जाएगा तो ये प्रिंसिपल एक्सेस के क्या हो जाएगा? सीधे हो जाएगा। मतलब मुख्य फोकस के क्या हो जाएगा? बिल्कुल दम मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगा? समानांतर हो जाएगा। मतलब अगर फोकस से कोई किरण जाती है तो फोकस से जाएगी किरण तो ये क्या हो जाएगा? मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगा? बिल्कुल समानांतर हो जाएगा। देखिए तो मुख्य अक्ष के समानांतर नहीं दिख रहा। एफ से जाएंगे सीधे हो जाएंगे। आप लोग चाहेगा ना, बोल रहे हैं तो आप कॉपी पे नोट भी कर सकते हैं। एफ से जाएंगे सीधे हो जाएंगे, सीधे चलाएंगे एफ से जाएंगे, और सी से चलाएंगे और उसी से लौट जाएंगे। मतलब अगर कोई भी किरण सी से जाता है तो उसी पथ पर क्या हो जाता है? रिटर्न हो जाता है। मतलब सी से अगर कोई डायरेक्शन में कोई आदमी जा रहा है तो सी से क्या हो जाएगा? रिटर्न जाएगा। इसका कोई और रास्ता नहीं है। और यहाँ पर मैंने लिखा है 4 में कि देखिए आप लोग प्रकाश के परावर्तन के नियम में पिछला ही क्लास में पार्ट 1 वीडियो में मैंने पढ़ाया है कि देखिए इस तरह से रहेगा। अगर बनाने में अभी दिक्कत चल रहा है क्योंकि अभी नया पैड है, अभी इस पे हाथ नहीं बैठा, इस वजह से प्रॉब्लम होता है समझे में। ठीक है, ये मेरा अभिलंब है। तो हम बताए थे कि इस वाले पार्ट को आपतन कोण कहते हैं, इस वाले पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। तो कह रहा देखिए देखो इसी तरह से अगर फिगर को उलट देंगे, इसी फिगर को अगर हम उलट देंगे इसे, तो इस वाले फॉर्मेट में आ जाएगा कि नहीं। तो देखिए ये आपतन कोण मेरा हो जाएगा और ये मेरा क्या हो जाएगा? परावर्तन कोण हो जाएगा। मतलब आपतन कोण परावर्तन कोण आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। मतलब जो जितना भी वैल्यू इसका हो जाएगा, जिसका ना भी वैल्यू इस वाले पार्ट्स का होगा उतना ही वैल्यू इस पार्ट वाले का होगा। बात समझ में आ रहा है? मतलब आपतन कोण का मान आपतन कोण परावर्तन कोण आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। आपतन कोण परावर्तन कोण आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। ठीक है, फिर से इस बात को हम रिपीट कर रहे हैं शुरू से। सीधे चलाएंगे एफ से जाएंगे, एफ से जाएंगे सीधे हो जाएंगे, सी से चलाएंगे उसी से लौट जाएंगे, और आपतन कोण परावर्तन कोण क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। मतलब
ये सारे बात रहेंगे आपको याद, तो आपको प्रतिबिंब की स्थिति बनाने में कोई परेशानी नहीं, एकदम आराम से आप लोग समझते चलेगा, आराम से इसको हम लोग क्लियर करते चलेंगे। अब देखिए यहाँ पर लिखा है उत्तल दर्पण में किरण आरेख। उत्तल दर्पण में क्या? किरण आरेख। तो जैसा कि मैंने बताया कि उत्तल दर्पण में किस तरफ के भाग में रंगा हुआ रहता है? अंदर के पार्ट्स में रंगा हुआ था। बताइए अंदर के पार्ट्स इसमें किधर होगा? इस तरफ होगा या इस तरफ होगा? तो अंदर के पार्ट जाहिर सी बात है कि इसका अगर हम गोल कल्पना करेंगे कि गोल ही गोला है तो इसके अंदर का पार्ट तो यही ना होगा। तो ये अंदर का पार्ट इसका ये हो गया। ये देखिए यहाँ पर मैं रंग रहा हूँ एक में, आप एक बाकी सारे में रंग लीजिएगा। मैंने रंग दिया भी, ठीक है। मतलब उत्तल दर्पण में किरण आरेख चल रहे हैं, तो इसलिए हम उत्तल दर्पण में अंदर के सतह पर सारे में रंग देंगे। इसमें भी रंगना है आपको, इसमें भी रंगना है आपको, इसमें भी रंगना है आपको, मतलब सारे में आपको रंगना है। रंगने के लिए आप तो बताएं कि जिसके अंदर के सतह पर अगर रंग देंगे, चाहे कलई कर देंगे, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? उत्तल दर्पण कहेंगे, ठीक है। अब यहाँ के बाद देखिए, हम जानते हैं जस्ट लाइक बैक वाला, पीछे में क्या बताएं? सीधे चलाएंगे, एफ से जाएंगे, एफ से जाएंगे, सीधे हो जाएंगे। आप पहले दो देख लीजिए, सीधे चलाएंगे, एफ से जाएंगे, एफ से जाएंगे, सीधे हो जाएंगे। दो देख लीजिए, यहाँ पर मैंने लिखा है, देखिए सीधे चलाएंगे और एफ से जाएंगे। तो लग रहा है ना कि ये जो लाइन जो ऊपर में है गया है, एफ से निकल के गया, डॉट डॉट लाइन से मैंने मिलाया भी है। लग नहीं रहा कि सीधे चलाएंगे और एफ से जाएंगे? देखिए एफ से ही गया था, लग रहा है कि एफ ही से निकल के गया। ये काल्पनिक लाइन है, इसलिए उत्तल दर्पण में जितना भी प्रतिबिंब बनता है वो काल्पनिक बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि हम लोग कल्पना करते हैं, क्योंकि जो ये जो लाइन जो है, ये जो जा रहा है, ये लाइन, ये हमको लगता है कि पीछे फोकस से होकर निकल रहा है, तो इसलिए बोलते हैं कि सीधे चलाएंगे और एफ से जाएंगे। कोई दिक्कत है? और सेकंड पार्ट से यहाँ पर देखिए, अब फिर सेकंड में था कि फोकस से जाएंगे और सीधे हो जाएंगे, तो यहाँ पर डायरेक्शन थोड़ा सा तीर के चेंज कर लीजिएगा। एफ से जाएंगे और सीधे हो जाएंगे, ये वाला डायरेक्शन इस तरफ से होगा, ठीक है। सीधे जाएंगे, सॉरी एफ से जाएंगे और सीधे हो जाएंगे। लग रहा है ना कि ये वाला अगर एरो, ये वाला एरो गलत है, ठीक ना, ये एरो नहीं लीजिएगा, ये वाला एरो। एफ से जाएंगे, देखो तो लग रहा है कि एफ पर जा रहा है, लेकिन एफ से जाके क्या हो रहा है? सीधे निकल जा रहा है। एफ से जाएंगे, सीधे हो जाएंगे, ये वाला एरो इस तरह से होगा, एरो थोड़ा सा डायरेक्शन उल्टा हो गया, ठीक ना। तो एफ से जाएंगे, सीधे हो जाएंगे, एफ से जाएंगे, सीधे हो जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। थर्ड पॉइंट मैंने बताया था कि सी से चलाएंगे और उसी से लौट जाएंगे, सी से चलाएंगे उसी से लौट जाएंगे। उसी तरह से इसमें भी देखिए, लग रहा है यहाँ पर कि सी से जा रहा है और सी से रिटर्न। देखिए या किरण जो है यहाँ पर जा रहा है ऐसे, लेकिन सी पर यहाँ पर मिलता और उसी से क्या हो जाता? फिर से रिटर्न हो जाता। मतलब सी से ऐसे गया और ऐसे सी से जा रहा है और सी से क्या हो जा रहा है? रिटर्न हो जा रहा है, ठीक है। तो मतलब सी से जाएंगे और उसी से लौट जाएंगे। अब 4 मैंने बताया था इस तरफ कि आपतन कोण परावर्तन कोण क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो उसी तरह से उत्तल में भी क्या होगा? आपतन कोण ये वाला और परावर्तन कोण ये वाला आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। लेकिन ये वाला जो डॉट डॉट लग रहा है ना कि ये जो सीधे हम जा रहे हैं, ये जो लाइन यहाँ से आ रहा था, लग रहा है ना कि ये लाइन जो है इस तरफ से आ रहा था, इसलिए डॉट डॉट लाइन से मैंने बताया कि ये जो लाइन जो नीचे वाला ये लाइन जो जा रहा है, ये पीछे से निकल के आ रहा है। ये काल्पनिक हम लोग इमेजिंग किए, इसलिए तो सारा इसमें प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है। उत्तल दर्पण जितना भी होता है उसमें सारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा कुछ नहीं बात है, आपको थोड़ा बहुत ध्यान देने की जरूरत है। प्रतिबिंब स्थिति आपको एकदम चटनी हो जाएगा यहीं पर क्लियर। देखिए यहाँ पर अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति, अवतल दर्पण में क्या? प्रतिबिंब की स्थिति, मतलब कहाँ पर कौन सा ऑब्जेक्ट रखेंगे, कहाँ पर ऑब्जेक्ट रखेंगे तो कहाँ पर उसका इमेज बनेगा, कैसा बनेगा, वर्चुअल की इन्वर्टेड। आपको मतलब ध्यान रखना कि बड़ा बनेगा, छोटा बनेगा या बराबर बनेगा, कि वास्तविक बनेगा कि काल्पनिक बनेगा। तो आपको इस बात को थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। तो देखिए अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति के लिए बता रहे, ना कि उत्तल दर्पण में बता रहे, ठीक ना। तो उससे पहले 2-3 बात आपको रटना होगा, समझना होगा। अगर कोई भी वस्तु को हम कहाँ रखते हैं? अनंत पर रखते हैं। कोई भी वस्तु को हम लोग कहाँ रखते हैं? अनंत पर। तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पे। कहाँ बनेगा जी? फोकस पे। और फोकस पे रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पे बनेगा। मतलब जस्ट उल्टा। देखिए मैंने एरो का निशान दिया, मतलब इसके बराबर ये भी है और इसके बराबर क्या है? ये भी है। मतलब अनंत पर रखेंगे कोई वस्तु को तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर, अगर फोकस पर रखेंगे वस्तु को तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर। बात समझ में आ रहा है? मैंने यहाँ पर कुछ एक बना लेता हूं।
देखिए पेप्सी पहले पिला दी अवतल दर्पण बनाने के बाद। यहाँ पर थोड़ा सा बात आपको ध्यान देना कि अगर कोई वस्तु अनंत पर, अनंत को तो हम लोग रिप्रेजेंट कर ही नहीं सकते। तब मान लेते हैं कि कोई किरण इधर से ऐसे आ रही है, ठीक है, आ रही है, ये फोकस से होके जाएगी, ये फोकस है यहाँ पर, हम लोग से अभी पेन नहीं चल रहा है, फोकस यानी कि यहाँ से होके जाएगा। देखिए यहाँ से जा रही है, कहाँ से जा रही है, यहाँ से, ठीक है, फोकस से होकर जाती है। तो आपको बात ध्यान में कि अनंत पर अगर कोई ऑब्जेक्ट रखेंगे तो उसको हम लोग दिखा नहीं सकते। अनंत क्या है, अनंत को हम लोग गिन नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं। अनंत का कोई अंत ही नहीं है। अनंत का मतलब उसका कोई अंत नहीं है, मतलब अंत नहीं है कहे का मतलब ये है कि वहाँ पर उसका कोई खत्म नहीं है, अंतिम का छोर पता नहीं है। अंतिम मतलब कहने का मतलब है कि वहाँ पर हम लोग उसे देख नहीं सकते हैं। तो इसी तरह से अगर कोई वस्तु को हम अनंत पर रखें तो उसका फोकस पर प्रतिबिंब बनेगा। कहाँ बनेगा, फोकस पर। आपको ये बात को रटना होगा, याद करना होगा, रटना नहीं, याद करना होगा। यहाँ पर देखिए मैंने कहा कि अनंत, क्या कह रहा हूँ, अगर कोई क्या अनंत और सी के बीच में वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस और सी के बीच बनेगा। अगर यहाँ पर मान लीजिए अनंत और सी, मान लीजिए कि यहाँ पर अनंत है, ये सी है, तो अनंत और सी के बीच में मान लीजिए कि यहाँ पर कोई अगर ऑब्जेक्ट को रख देते हैं तो इसका जो प्रतिबिंब है, इसका जो प्रतिबिंब है कहाँ बनेगा, फोकस और सी के बीच। तब फोकस और सी के बीच कहाँ, मतलब यहाँ ये सी है, मेरा क्या है, सी है, आई क्या है, मेरा एफ है, मतलब बीच में आसपास में इधर कोई प्रतिबिंब बनेगा। बात समझ में आ रहा है। अगर अनंत पर रखेंगे, अनंत और सी के बीच में रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब एफ और सी के बीच। अगर सी पर रखेंगे अगर सी पर रखेंगे, अगर सी पर रखेंगे, अगर सी पर कोई वस्तु के रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, सी ए पर बनेगा। कहाँ बनेगा, सी पर। मान ली कि यहाँ पर कोई मैंने ऑब्जेक्ट को रखा तो इसका भी ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, नीचे इसी तरफ में डायरेक्शन में बनेगा, मतलब सी पर रखेंगे तो सी ए पर बनेगा। अगर पी और एफ के बीच में रखते हैं, पी और एफ के बीच में रखते हैं, मतलब पी ये वाला पार्ट्स और ये वाला पार्ट्स के अगर बीच में कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं तो ये मैंने लिखा है दर्पण के पीछे, मतलब कि इस तरफ में आसपास में कोई ऑब्जेक्ट बनेगा। बात समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर बात आता है कि बड़ा कब बनेगा, छोटा कब बनेगा, बराबर कब बनेगा। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने एक छोटा सा ट्रिक लिखा। यहाँ पर क्या लिखा, छोटा सा ट्रिक, TRICKS। यहाँ पर छोटा सा मैंने ट्रिक लिखा है। तो ट्रिक लिखा था, इस ट्रिक को आप बारीकी से समझिएगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट को सी के अगर इस तरफ रखते हैं, कोई ऑब्जेक्ट को यहाँ से देखिए सी को, अगर कोई वस्तु को सी के इधर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब जितना भी वस्तु रखेंगे वो कुछ होगा, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बनेगा, वस्तु से छोटा। अगर सी पर रखेंगे तब वस्तु जितना बड़ा रहेगा उतना ही बड़ा इसका प्रतिबिंब बनेगा, मतलब कुछ ही बराबर बनेगा। क्या बनेगा, बराबर बनेगा। अगर सी के इस तरफ रखते हैं, सी के किस तरफ रखते हैं, सी के इस तरफ दाएं साइड रखते हैं, तो दाएं साइड रखेंगे कोई भी ऑब्जेक्ट को तो उस वस्तु से प्रतिबिंब क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। बात समझ में आ रहा है। तो छोटा सा ट्रिक है, इस ट्रिक को अगर आप दिमाग में रख लेते हैं तो आपको एकदम बढ़िया से क्लियर हो जाएगा। देखिए इसमें कुछ नहीं है, आपको ये बात ध्यान में रखना होगा कि अगर सी के इस तरफ रखेंगे, सी के उस तरफ रखेंगे, इस तरफ रखेंगे तो छोटा प्रतिबिंब बनेगा, वस्तु रखेंगे तब। अगर सी के इस तरफ रखेंगे तब बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, और सी पर रखेंगे तो बराबर प्रतिबिंब बनेगा। अब एक बात ध्यान देना है ये कि अगर एफ के अगर इधर कोई भी वस्तु, अगर एफ के इधर वस्तु रहता है, एफ के किधर रहता है, इधर पटी वस्तु रहता है, तो वो सारा वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब। मतलब ऑब्जेक्ट ऊपर है तो उसका इमेज कहाँ होगा, नीचे होगा, मतलब वस्तु ऊपर है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ होगा, नीचे होगा। अगर एफ के जैसे ही इस तरफ आते हैं, कोई भी वस्तु को रखते हैं, तो आपको एक बात ध्यान रखना कि वो काल्पनिक सीधा बनेगा। क्या बनेगा, काल्पनिक सीधा। तो देखिए यहाँ पर यहाँ पर कुछ नहीं है, बहुत आसान है, आपको समझना बेहद ही आसान है। अब इस पे हम कुछ बताते हैं, क्लियर करते हैं, एक आगो एग्जाम्पल के माध्यम से क्लियर हो जाएगा तुरंत, ठीक है। देखिए मैंने कहा, आप बताइए, यहां पर मैं एक कोई अवतल दर्पण लेता हूं, ये बाहर बाहर रंगा हुआ है, ठीक ना। एफ है, सी है। अब मान लीजिए कोई एक दर्पण ले रहा हो, आप बताइए कि मैंने कहा कि यहाँ पर मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट को आप
अनंत और सी के बीच में रखिए। तो अनंत और सी के बीच में मान लीजिए अनंत तो इधर है, रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, लेकिन अनंत इस सी मेरा इस पॉइंट पे है। अनंत और सी के बीच में मान लीजिए कि यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है। आप लोग सीधा सीधा बनाइएगा, हम तो इसीलिए बना रहे हैं। अब बताइए कोई ऑब्जेक्ट को रख दिया, मैंने कहा कि अनंत और सी के बीच में ऑब्जेक्ट को रखिए। तो मैंने बताया था कि प्रतिबिंब कैसे बनाते, किरण आरेख अवतल दर्पण में याद कीजिए, किरण आरेख एकदम बताए थे कि सीधे चलाएंगे एफ से जाएंगे, और एफ से जाएंगे सीधे हो जाएंगे, सी से चलाएंगे उसी से लौट जाएंगे, और आपतन कोण परावर्तन कोण क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, तो सबसे पहलका लाइन सब में एक ही काम करना है कि मुख अक्ष के समानांतर चला देना है किरण, और इसको क्या करना है, फोकस होकर गुजार देना है किरण को, ठीक है। ये मेरा पहलका काम होगा, सारे में यही होगा, ठीक है। इमेज बनाना बहुत आसान है, पहलका में सारे में ही। अब बताइए, मैंने यहाँ पर लिखा अनंत और सी के बीच में वस्तु होगा, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, एफ और सी के बीच में। तो एफ और सी यही है, मतलब इधर आसपास में इसका प्रतिबिंब कटना चाहिए, यहाँ पर कटना चाहिए, ठीक है, यहाँ कटना चाहिए। तब ऐसा सोचिए कि 4 किरण बताए थे अवतल दर्पण में किरण, कि सीधे चलाएंगे एफ से जाएंगे सीधे हो जाएंगे, सी से चलाएंगे उसी से लौट जाएंगे, आपतन कोण परावर्तन कोण क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो वही 4 किरण को हम लोग यूज करेंगे, और यहाँ पर जो किरण लागू होगा उस किरण को हम लोग यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। तब पहलका किरण तो यूज कर देंगे, दूसरा का किरण था कि एफ से जाएंगे सीधे हो जाएंगे, इससे भी कट जाएगा। देखिए अगर मान लिए कि यहाँ से एफ से ऐसे जा रहे हैं और सीधे हो जा रहे हैं, तो आके यहाँ कट रहा है ना, ऐसे पार हो जाएंगे तो कट जाएगा। फिर तीसरा का किरण कहता है सी से चलाएंगे और उसी से लौट जाएंगे, तो ये भी काट दे रहा है। और देखिए आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर हो जाएंगे, ये भी काट दे रहा है। मतलब कोई भी किरण अप्लाई कर देता, मान लीजिए कि हम यहाँ पर किरण एक अप्लाई कर देना है, सी से चलाएंगे और उसी से लौट जाएंगे, सी से चलाएंगे उसी से लौटेंगे। देखिए तो यहाँ पर इमेज बन गया। अब बात आता था कि कैसे बताएंगे कि बड़ा बन रहा है कि छोटा बन रहा है भाई। तो देखिए आपको वस्तु को हम बताएं सी से इस तरफ रखें, बताए थे कि सी से इस तरफ रखेंगे तो क्या हो जाएगा, छोटा बनेगा। क्या बनेगा, छोटा। लेकिन एफ के भी इधर रहेगा वस्तु, तब वास्तविक उल्टा। तो इसको बोलेंगे जब वस्तु अनंत और सी के बीच हो तो उसका प्रतिबिंब सी और एफ के बीच, यहाँ पर लिखा है मैंने सी और एफ के बीच, चाहे एफ और सी के बीच में कैसा जी, फ्राइडे से मतलब एफ से पहले, यहाँ पर एफ से पहले रहेगा तो कैसा, वास्तविक उल्टा। और देखिए तो सी के इधर भी वस्तु यहाँ पर रखे हैं, सी के इधर भी, तो कैसे बोलेंगे, वस्तु से कैसा बना है प्रतिबिंब, छोटा बना है। देखिए तो वस्तु इतना बड़ा है और प्रतिबिंब छोटा लग रहा है उसके तुलना में देखने में। तो इसी तरह से आपको सारे पर प्रैक्टिस करके देख लेना है, जो नहीं बनता है उसको कमेंट कर दीजिएगा, उसको हम अलग से बता देंगे, ठीक है। आप लोग सारे इस पर ही प्रैक्टिस करना है। अब मान लीजिए अनंत पर रखिएगा, अनंत सी के बीच में रखिएगा, सी पर रखिएगा, सी एफ के बीच में रखिएगा, फिर एफ पर रखिएगा, एफ पी के बीच में रखिएगा। इतना कंडीशन, 6 कंडीशन है, 6 कंडीशन को आप लोग बारी बारी से कॉपी पर बनाइएगा, ठीक है। आप लोगों को टास्क में आप, और बनाने के बाद अगर बना लेते हैं तो आप इस नंबर पर इस क्वेश्चन को बनाकर आप चाहें तो व्हाट्सअप कर सकते हैं कि मैंने बनाया। तो देखिए नंबर में हम लिख देते हैं 70 33 44 29 86। अगर आप बना लेते हैं इस फिगर को, बनाने के बाद कि हमको समझ में आ गया था, इस वाले कमेंट में क्या कीजिएगा, मेरा व्हाट्सएप नंबर यही है 70 33 44 29 86। आप क्या कीजिएगा कि बनाइए कॉपी से फोटो खींचेगा, फोटो खींचने के बाद इसको क्या कीजिए, इस नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिएगा। हम देखेंगे कौन कौन बना पा रहा है कि नहीं। आप बना के दिखाइएगा और जल्दी से इस लिंक को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सके, ठीक ना। तो आप लोग, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। अब यहाँ से बात इंपॉर्टेंट समझने वाली बात है कि समतल दर्पण में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, आपको ध्यान में रखना हो, कुछ नोट्स टाइप पे हैं। तो यहाँ पर देखिए नोट्स टाइप में है ना, बहुत ही आसान है। कह रहा है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी या वक्रता त्रिज्या क्या होती है, अनंत होती है। मान लिया आप ही लोग बताओ कि कोई समतल दर्पण है, क्या है, समतल दर्पण है। तो इसमें वक्रता त्रिज्या बता सकते हैं कहाँ पर जाके गोल होके बनेगा। ये तो सीधा लाइन है, समतल दर्पण, हमको पता नहीं कहाँ पर जाके ये गोल इस तरह से बनेगा, तो नहीं पता। तो इसलिए हम बोल देते हैं कि इसका जो समतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या, जाहिर सी बात है कि वक्रता त्रिज्या बनेगा, इस तरह से गोल होगा, वक्रता त्रिज्या बनेगा, तभी ही हम लोग बस जान पाएंगे कि इसका 1 मिनट ओहो,
अब इस समतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या क्या होती है? अनंत होती है। आप ही बताइए कि इस तरह से मान लीजिए कोई समतल दर्पण है, इस तरफ से पीछे रंगा हुआ है समतल दर्पण, ये समतल दर्पण, तो ये कहाँ जाके इस तरह से गोल होगा हमको पता नहीं है। तो इसीलिए हमको पता, जब गोल नहीं होगा तो सेंटर नहीं बनेगा, सेंटर नहीं होगा तो वक्रता त्रिज्या नहीं होगा, तब वक्रता त्रिज्या नहीं होगा तो इसका फोकस दूरी भी नहीं होगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि समतल दर्पण का जो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या जो है ना अनंत होती है। इस बात को याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार आप लोग मार लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव बार बार पूछेगा कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है निम्नलिखित में से अनंत होती है कि न्यूनतम होती है, कि इस तरह से 3-4 ऑप्शन देगा, तो आप लोग क्या मारिएगा? अनंत मारिएगा। क्या मारिएगा? अनंत। फिर कह रहा है कि समतल दर्पण में काल्पनिक सीधा और बराबर प्रतिबिंब बनता है। आप लोग कभी ऐनक के सामने खड़ा हुए हैं? बताइए, आप एक हाथ उठाइएगा तो दूसरा का हाथ वो भी उठा देगा ऐनक में। काल्पनिक सीधा, बताइए आप सही में ऐनक में एकदम अंदर चले जाते हैं? अब मान लीजिए कि ऐनक के सामने आप लोग खड़े होते हैं तो सही रूप से एकदम बिल्कुल आप अंदर ऐनक के चले जाते हैं। जब बताइए ऐनक को तोड़ दिया जाएगा तभी भी आप अंदर दिखिएगा? नहीं दिखिएगा, क्योंकि वो काल्पनिक इमेज है। हम लोग खड़ा हैं तो वैसी तरह से मेरा एक परछाई बना देता है, इमेज बना देता है अंदर, काल्पनिक, जो अंदर होता नहीं है। हम लोग तो जनरली बाहर होते हैं, लेकिन काल्पनिक कैसा बनाता है? सीधा बनाता है। जैसे हम लोग रहते हैं वैसा ही ना, कि खड़ा होते हैं तो दर्पण के सामने तो टांग ऊपर करता है, मुड़ी को नीचे करता है, ऐसा नहीं ना होता है। मतलब काल्पनिक तो बनता है, लेकिन वहाँ क्या होता है? सीधा प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है? बराबर। ऐसा तो नहीं होता कि दर्पण के सामने आप लोग खड़े होते होंगे तो वहाँ पर बताता हो कि आपका हाइट है 5 फीट 2 इंच, तो बता देगा 4 फीट। ऐसा नहीं ना, आप लोग जितना बड़ा है उतना ही बड़ा आपका हाइट उसमें दिखाएगा। ठीक है। अब यहाँ के बाद कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप से क्वेश्चन है। तो ऑब्जेक्टिव टाइप से क्वेश्चन, तो ऑब्जेक्टिव तो इससे आगे है, लेकिन अभी इसको थ्योरी को हम लोग समझ लेंगे। थ्योरी बेहद ही आसान है, क्योंकि टाइप करने में बहुत परेशानी हो रहा था, इसलिए पीडीएफ हम लोग क्या किए कि फोटो खींचकर और इसमें चिपका दिए, पेस्ट कर दिए। तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, आप लोग को क्लियर दिख रहा होगा कि किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं, समझने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि जब दो समतल दर्पण ठिठ्ठा कोण पर होता है। मान लिया जाए कि कोई 2 समतल दर्पण, ये है और ये है, और इनके बीच में क्या बनाता है? इस तरह से नहीं, मान लेते हैं इस तरह से, रुकिए, इस तरह से मान लीजिए कोई एक दर्प समतल, ये भी समतल, ये भी समतल, तो ठिठ्ठा कोण कोई बना देता है। क्या कर रहा है कि ठिठ्ठा कोण कह रहा है कि जब 2 समतल दर्पण ठिठ्ठा कोण पर होता है तो उसके बीच की रखे किसी वस्तु का प्रतिबिंब की संख्या ज्ञात करने के लिए 360 वटा ठिठ्ठा ज्ञात करते हैं। 360 वटा क्या करते हैं? ठिठ्ठा ज्ञात करते हैं। ये ऊपर का पार्ट है, लेकिन इसमें भी एक कंडीशन है, सम विषम इस तरह का कंडीशन है। तो तीनों पॉइंट्स को हम लोग बारी बारी से देखिए, यहाँ पर 3 पॉइंट है, तीनों पॉइंट को हम लोग बारी बारी से क्या करेंगे? देखेंगे तीनों पॉइंट्स को क्या कहते हैं। तो कह रहा कि यदि मान क्या हो? सम संख्या होता हो। यदि मान क्या हो? सम संख्या हो, तो प्रतिबिंब की संख्या बराबर किसके होगी? 360 वटा ठिठ्ठा -1 के बराबर। अगर कोई भी संख्या मान लिया जाए कि 12 देता है, 14 दे देता है, 8 दे देता है, 200 दे देता है, 500 दे देता है, अगर कोई भी संख्या सम हो तो उसको क्या करेंगे? 360 वटा ठिठ्ठा और माइनस क्या करेंगे? 1 कर देंगे, तो वो मेरा एक्चुअल वैल्यू आ जाएगा। इस पर हम क्वेश्चन भी करेंगे। फिर आगे देखते हैं, सेकंड में कहता है इसका मान क्या हो? विषम संख्या हो तो इसका प्रतिबिंब क्या हो जाएगा? 360 वटा क्या हो जाएगा? खाली ठिठ्ठा, इसमें नो माइनस न प्लस, कुछ नहीं, खाली 360 वटा क्या करना है? ठिठ्ठा। यदि इसका मान दशमलव पत्ती में होता होगा, दशमलव मतलब कि जैसे कि 1.23 इस तरह से कुछ भी दशमलव पत्ती में होता है, तो दशमलव पत्ती वाले अंक को नहीं लिखते। मतलब मान लीजिए कि दशमलव में कोई संख्या आ गया तो इसके बाद वाला जो दशमलव के बाद जो अंक आ रहा है ना, इसको हम लोग नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट इसका आंसर क्या मारेंगे? 1। इस तरह से आंसर आवेगा। देखते हैं इस पर हम क्वेश्चन कैसे करते हैं। देखिए, तो जल्दी से हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया, आप इसी तरह से चाहते हैं कि हर दिन हमारे क्लास का मतलब कि वीडियो आप तक पहुंचे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों में, भाइयों बहनों में क्या कीजिए? शेयर कीजिए, ताकि उसका वो सब भी इस वीडियो का क्या कर पाए? लाभ उठा पाए। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिखा है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, ठीक ना? ऑब्जेक्टिव इस तरह से, इससे कंफर्म क्वेश्चन आना ही आना है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आना ही आना है, तो इसलिए इसमें VVI, ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन आना ही आना है। तो देखिए इसको करा कि 2 समतल दर्पण
दो समतल दर्पण निम्नलिखित कोण पर है, निम्नलिखित कोण पर है, कोई भी कोण हो सकता है, ठीक ना। इनके बीच रेखा किसी वस्तु के प्रतिबिंब की संख्या ज्ञात कीजिए, किसी वस्तु के प्रतिबिंब की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक बताया, पहला का मान है 90 डिग्री, दूसरा का मान है 30 डिग्री, तीसरा का मान है क्या 72 डिग्री। तो आप लोग बताइए ठिट्ठा का जो मान आता है 90 है, ये सम है कि विषम, सम है या विषम। तो आप लोग बताइए कि नहीं, जिसके में 2 0 4 5 4 6 8 रहता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सम कहते हैं। तो सम जब रखता है तो सम के लिए मैंने एक फार्मूला बताया था, सम के लिए 360 बटे ठिट्ठा माइनस 1, माइनस क्या बताए थे 1। अब बताइए 360 बट्टे ठिट्ठा का मान कितना 90 डिग्री, हम पहले का एक बताए थे, आप लोग सारा प्रैक्टिस कीजिएगा। और माइनस 1, एक जीरो से एक जीरो काट देंगे और 9 चौका क्या हो जाएगा 36, 4 और 4 में से एक जाएगा तो क्या आ जाएगा 3, इसका आंसर आ जाएगा। मतलब सम रहेगा तो 360 बटा ठिट्ठा माइनस 1, अब विषम रहेगा तो 360 बटा ठिट्ठा। और दशमलव पत्ती में अगर कोई आंसर आता था, दशमलव पत्ती वाले दशमलव में जो संख्या आता था, दशमलव के बाद वाले संख्या का आंसर हम लोग नहीं लिखते हैं। तो आप लोग देखिएगा, मान लीजिए इसी तरह से देखिए एक आगो विषम वाला आप लोग बना के इस तरह से प्रैक्टिस कीजिए, सारे का आंसर किया हुआ है इसमें, ठीक ना। देखिए एक आगो हम विषम के लिए ले लेते हैं, विषम में कोई संख्या है तो देखते हैं होगा तो हम इसमें ले लेते हैं, सारे इसमें अभी सम है, जैसे कि हाँ यहाँ पर 45 है। तो जैसे कि मान लीजिए कि हम 45 के लिए अब बता देते हैं कि 45 विषम संख्या है, तो 45 विषम संख्या, तो 45 के लिए मान लीजिए ठिट्ठा का वैल्यू 45, तो विषम संख्या रहने पर क्या बताते 360 बटे ठिट्ठा, तो 360 बटे ठिट्ठा यानी कि 360 और ठिट्ठा की वैल्यू कितना है 45 है। तब बताइए 45 तक अब इसको काटना है, तो आप लोग काटिएगा छाटिएगा तो आएगा, ये लगभग कटेगा, इसको देखा जाए तो 7 बार में ये पूरी तरह से क्या हो जाएगा कट जाएगा, सॉरी 8 बार में। अगर 45 को 8 से भागा दिया जाए तो क्या होगा, ये पूरी तरह से 8 बार में कट जाएगा। ये यहाँ पर आंसर गलती लिखा हुआ है, 45 से आप लोग भाग दीजिएगा, 45 से 360 को भाग दीजिएगा तो 8 आएगा। ये विषम संख्या ना, तो विषम संख्या में कोई जोड़ा जोड़ी या घटावा घटावी नहीं किया जाता, डायरेक्ट जो है डायरेक्ट लिख देंगे आंसर। यहाँ पर देखिए 1 माइनस किया गया है, 1 यहाँ पर क्या है गलत है, डायरेक्ट इसका आंसर क्या होगा, जब आप काटिएगा 45 8 क्या हो जाएगा 360, 8 हो जाएगा, इसका आंसर डायरेक्ट क्या हो जाएगा 8। मतलब विषम रहेगा तो कुछ नहीं घटाना नहीं है, सम रहेगा तो एक घटाना है। अगर दशमलव में कोई संख्या का आंसर आता है जैसे कि 70, तो 360 बटा 70, तो 360 बटा 70 जैसे कि एग्जांपल आगे लिखा है 360 बटा 70, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में, ठीक ना। 360 बटा 70, एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, 7 5 क्या आ जाएगा 35, 5 आ जाएगा। अब 5 आएगा तो 5 के बाद कुछ ना कुछ पॉइंट में लंफन जो भी आएगा, कुछ भी डिजिट आएगा तो उसको बाद वाला क्या नहीं लिखना, डायरेक्ट हम इसका आंसर क्या मारेंगे दम 5, इसका आंसर डायरेक्ट क्या मारेंगे 5, आंसर इतना ही पर क्लियर कर देंगे। बात समझ में आया, तो आपको इसको समझने में कोई परेशानी था, इस वाले पार्ट्स को आपको इधर वाले पार्ट्स जो है, ये वाले पार्ट्स जो है ये आपको रटना पड़, मतलब कि याद करना पड़ेगा कि अगर सम रहेगा तो 360 बटे ठिट्ठा में से 1 को माइनस करेंगे, अगर विषम रहेगा तो 360 बटे ठिट्ठा, अगर कोई दशमलव में आ जाता है तो दशमलव के बाद वाले संख्या का हम लोग नोट नहीं करेंगे, ठीक है, वही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ के बाद कुछ ऑब्जेक्टिव है, और ऑब्जेक्टिव है तो आपको ऑब्जेक्टिव पर थोड़ा सा तो ध्यान देना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव आप लोग को यहाँ पर आंसर भी इसमें टिक लगाया हुआ है, लेकिन आप लोग को हम समझा दें कि कैसे ये आंसर हुआ, ठीक है। उत्तल दर्पण में जब वस्तु को अनंत से ध्रुव की ओर लाते हैं, मतलब कोई एक उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण अंदर के सतह पर रंगा हुआ था इस तरह से, और उत्तल दर्पण में क्या करता है अनंत से कोई वस्तु को लाता है। मान लीजिए कोई वस्तु ऐसी अनंत से आ रहा है तो ये कहाँ से होकर निकलेगा, फोकस से होकर निकलेगा, ये फोकस से होकर इस तरह से निकल गया, ये अनंत से आया फोकस से होकर निकल गया। उत्तल दर्पण में जब वस्तु को अनंत से ध्रुव की ओर लाते हैं, मतलब देखिए अनंत से क्या हो रहा है ध्रुव की ओर आ रहा है, इसी को ना ध्रुव कहते हैं, पी को ना, पी है ई एफ है मेरा, इस तरफ जो आएगा मेरा क्या है सी है। तो अनंत से ध्रुव की ओर लाते हैं तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी क्या होगा, घटेगा बढ़ेगा, कि दर्पण है तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी क्या हो जाएगा, घट जाएगा कि बढ़ जाएगा, कि बहुत बढ़ जाएगा, कि पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, इस तरह से क्वेश्चन मन में आ रहा होगा। तो आप बताइए दर्पण से अनंत से कोई वस्तु को ला रहे हैं, अनंत से किरण आ रही है, ये फोकस से होकर गुजरे, तो जाहिर सी बात है कि जब अनंत पर कोई वस्तु रहता है, पिछला बैक में याद कीजिए कि जब वस्तु अनंत पर होता है, यहाँ पर देखिए अनंत पर होता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पर बनता है।
तो आप ही लोग बताइए, जब अनंत पर जब वस्तु होगा तो इसका प्रतिबिंब तो फोकस होगा। तो अनंत हमको पता है कि कितना दूर है, लेकिन यहाँ पर पता चला कि ये जो प्रतिबिंब जो बनेगा यहाँ फोकस से ही पे आके बन रहा है, कट रहा। तो ये फोकस पे आके जब कट रहा है तो इसीलिए कह रहे हैं कि जो प्रतिबिंब की जो दूरी हो जाएगा घट जाएगा, वस्तु की तुलना में क्या हो जाएगा, घट जाएगा। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, राइट ए हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। नेक्स्ट पे चलते हैं। सेकंड नंबर कहता है कि अवतल दर्पण में जब वस्तु को अनंत से ध्रुव की ओर लाते हैं तो दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी, मान लिया जाए कि कोई एक अवतल दर्पण है, मान लेते हैं कि एक अवतल दर्पण इस तरह से बाहर रंगा हुआ है, ठीक है। और अवतल दर्पण में आप लोग बताइए, ये P है मेरा, ये F है मेरा, और ये मेरा C है। तो अनंत से ला रहा, अनंत से, मान लीजिए अनंत को तो रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, तो अनंत से आ गया और ये फोकस से होकर गुजर गया, ठीक है। अनंत से लाए, अब अनंत से अगर कोई वस्तु को लाएंगे तो आप ही लोग बताइए, अनंत पर मान ली कोई वस्तु तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा। पहले कहाँ बनेगा, अनंत पर कोई वस्तु तो उसका प्रतिबिंब पहले कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा। अनंत पे है, अगर कोई वस्तु अनंत पर है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा। तो आप ही लोग बताइए कि जब अनंत पर वस्तु रहेगा तो उसका, पीछे हम लोग रटवाए थे, याद करवाए थे कि जब अनंत पर होगा तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर, और फोकस पर होगा तो अनंत पर, अनंत और सी के बीच होगा तो पी और एफ, सी और एफ के बीच बनेगा, सी पर रहेगा तो सी पर बनेगा, पी और एफ के बीच में रहेगा तो दर्पण के पीछे। आप इस तरह से इसको याद करिएगा तो आप इसी से हम लोग क्लियर कर लेंगे। देखिए ना, आप लोग बताइएगा जब अनंत पर रहेगा तो उसका प्रतिबिंब यहाँ बनेगा, लगभग यहाँ कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, ठीक है। जब अनंत और सी के बीच में लाएंगे तो सी और एफ के बीच में बनेगा, यहाँ पर बनेगा। और जब सी पर लावेंगे तो सी ए पर बनेगा, इसी तरह से। और सी और एफ के बीच में लावेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। और जब एफ पर लावेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। तो अनंत पर तो रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। अब बताइए पी और एफ के बीच में लावेंगे तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे इधर बनेगा। तो दर्पण के पीछे बनता है। देखिए पहले क्या हो रहा था, दूरी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना, पहले यहाँ बनता, और धीरे धीरे दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, पहले ये बनता है, फिर ये बनता है, फिर ये बनता है, फिर ये बनता है, एक अनंत पे बनता है। और अनंत पे बनने के बाद डायरेक्ट पी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो डायरेक्ट क्या होता है, दर्पण के पीछे। तब पहले तो होता है कि प्रतिबिंब की जो दूरी है ना दर्पण से बढ़ती जाती है, धीरे धीरे इस तरफ में है, बढ़ते जाता है। लेकिन अचानक क्या हो जाता है, डायरेक्ट घट जाता है। डायरेक्ट कहाँ होता है, दर्पण के पीछे एकदम दूरी अचानक घट जाता है। तो क्या होता है, पहले बढ़ेगा फिर घटेगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहले बढ़ेगा और फिर घटेगा। यहां से देखिए एक बात बेसिक चीज है, उसको हम आप लोग को बता दें तो यहाँ के बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे बेसिक बात यह है कि उत्तल दर्पण जो है ना, अगर उत्तल दर्पण के सामने आप लोग खड़ा होइए, उत्तल दर्पण मतलब बाहर की सतह पर, अगर उत्तल दर्पण के सतह पर आप लोग खड़ा होइएगा सामने, तो आप जितना दूरी पर रहिएगा ना उससे आपको थोड़ा सा आगे दिखाएगा। थोड़ा सा क्या दिखाएगा, आगे दिखाएगा। मान लीजिए कि आप 5 सेंटीमीटर की दूरी पर उत्तल दर्पण से खड़ा है तो क्या होगा कि वहां पर 4, 4.5 इस तरह से दिखाएगा, मतलब हल्का कम दिखाता है। मतलब जितना दूर पर रहता है उससे थोड़ा सा आगे दिखा देता है, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है और 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु को रखते हैं। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कितना है, 10 सेंटीमीटर है। और उसी में कहा कहता है कि उतना ही दूरी पर क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट को रख देते हैं तो उसका प्रतिबिंब दर्पण से कितना दूरी पर बनेगा, तो 10 सेंटीमीटर से कम दूरी पर बनेगा। हम बताएं कि जितना रहेगा उससे थोड़ा सा कम बनेगा। बात समझ में आया। तो यहाँ पर 10 सेंटीमीटर दूरी से क्या होगा, कम बनेगा। तो नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है जी। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या मतलब कोई एक अवतल दर्पण है और अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या यानी कि जो r जो है यहाँ से P से F की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ये जो है वक्रता त्रिज्या कितना है, 8, मतलब r बराबर 8 दिया हुआ है। और 16 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु को क्या कहा जाता है, रखने से कैसा प्रतिबिंब बनेगा। मतलब यहाँ इतना से इतना दूर तक जो है मेरा क्या है, 8 सेंटीमीटर है, यहाँ तक रखते हैं तो इसका जो
वक्ता त्रिज्या है मेरा क्या है 8 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से यहाँ P से C की दूरी को क्या कहते हैं 8 सेंटीमीटर, यहाँ पर आंसर दे दिया है, मतलब कि बताया। और कह रहा ना कि 16 सेंटीमीटर पर रखेंगे, मतलब इसके से दुगना पर रखेंगे, इधर रखेंगे। आप मान लीजिए कि इसके से दुगना दूरी पर हम लोग यहाँ पर रखेंगे, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट को इधर रखते हैं, यहाँ पर रखें। अब बताइए रखेंगे तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो हम बताए थे कि C के इधर रखेंगे तो वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनेगा, C के इधर रखेंगे तो वस्तु से कैसे बनेगा छोटा, अगर F से पहले तब वास्तविक उल्टा, तब बताइए कैसे बनेगा वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए मेरा सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा ए सही है। नेक्स्ट पे आप लोग क्या कीजिएगा, इस वाले आंसर को, यहाँ पर तो आंसर मैंने मार दिया है लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा बता दूं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर अवतल दर्पण में वस्तु और उसके वास्तविक प्रतिबिंब के बीच न्यूनतम दूरी क्या होती है, तो आप डायरेक्ट इसको याद रखिए कि 0 होता है। क्या होता है 0, ठीक ना। अब यहाँ पर उत्तल दर्पण के उपयोग है, समतल दर्पण के उपयोग है, अवतल दर्पण के उपयोग है, चारों का उपयोग हम लोग पढ़ेंगे। इस आज वाले पार्ट को वीडियो को खत्म कर देंगे यहीं पर। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ी के किनारे परावर्तक रोशनी में करते हैं, सड़क के किनारे परावर्तक रोशनी। आप लोग सड़क के किनारे देखें कभी लाइट लगा हुआ, मतलब कि लाइट लगा हुआ इस तरह का, जैसे कि आप लोग जलते हैं तो रोड के किनारे वेपर लाइट लगा हुआ रहता है ना, तो क्या होता है ये रोशनी को फैलाता है। सड़क के किनारे इसका हम यूज इसलिए करते हैं कि उत्तल दर्पण का काम होता है सारे किरण को फैलाना, ताकि लोगों को चलने में सुविधा हो। तो इसीलिए हम लोग उत्तल दर्पण का उपयोग सड़क के किनारे परावर्तक रोशनी में करते हैं, मतलब सड़क के किनारे जो लाइट लगा हो रहा था उसमें करते हैं, उत्तल दर्पण लगा होता है। फिर कहा कि उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर में भी करते हैं। उत्तल दर्पण का किसका प्रयोग करते हैं, साइड मिरर समझते हैं। गाड़ी के किनारे में देखिएगा, गाड़ी जब होगा 2 चकवा चाहे 4 चकवा चाहे कुछ भी गाड़ी, तो उसके 2 कान ऐसे निकला रहता है, आगे जो मुंडिया तर रहता है ना वहां पर 2 ऐसे कान निकला रहता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं साइड मिरर कहते हैं। क्या कहते हैं साइड मिरर। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। काहे करते हैं आगे आपको पता चल जाएगा। सोडियम उत्तल दर्पण का उपयोग सोडियम परावर्तक लैंप में करते हैं। आज आप लोग देखे होंगे वेराइटी के, आप आजकल देख रहे होंगे कि वेराइटी के क्या होता है ना कि एक लैंप आ गया घर में, देखिएगा बड़ा घर में देखिएगा कि इस तरह से लैंप वाला रहेगा और इस तरह से रहेगा और इस तरह से ऐसे फैला हुआ रहेगा और इस तरह से ऐसे लैंप रहेगा और यहाँ पर स्विच रहेगा। देखिए अभी इंसान का फिगर लग रहा है कि आदमी बना दिए, तो यहाँ पर आदमी आप लोग नहीं समझेंगे, इसको हम इरेज कर देते हैं, लग रहा है कि आदमी है, ज़्यादा लग रहा है। देखिए यहाँ पर इस तरह से रहता है, इस तरह से लैंप रहता है। आप मान लीजिए कि इस तरह से लैंप रहता है। अब बटन को टिपते हैं तो लाइट क्या होता है, चारों तरफ नाइट रूम में लगाए हुए रहते हैं टेबल के पास में इस तरह से लाइट, और टिपते हैं तो चारों तरफ रोशनी क्या हो जाता है फैल जाता है। तो कह रहा है कि आजकल हम इसका लैंप में भी प्रयोग कर रहे हैं, लैंप के रूप में भी जो आजकल आ रहा है ना लाइट, उसमें हम लोग प्रयोग कर रहे हैं उत्तल दर्पण का। 1 मिनट। तो चलिए आप इसमें वीडियो जो है यहीं तक हम लोग समाप्त करेंगे, अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसके ऊपर। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा, तो वीडियो आपको अच्छा लगे, वीडियो आपको क्या लगे अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वननेस क्लासेस को, वननेस क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद शेयर कीजिए दोस्तों में, ताकि इस वीडियो के माध्यम से और लोग पढ़ सकें, ठीक है। तो आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और लाइक शेयर कमेंट ये सब सारे जो भी है वीडियो, अगर जो भी पार्ट्स आपको बता रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है तो आप क्या कीजिए कि इस वाले पार्ट्स को समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट कीजिए, और कमेंट करने के बाद हम आपको उस पर तुरंत सलूशन देंगे। आप कितना लड़कन जो होता है कोई चीज़ भी पूछना तो व्हाट्सअप नंबर पर पूछ देता है, आप इसी वीडियो पर कमेंट कीजिए कि आप हमको इस वाले पार्ट्स को समझ नहीं आया। आपको क्वेश्चन जैसे जो भी टास्क देते हैं तो आप लोग हमारे व्हाट्सअप नंबर पे जैसे कि बताएं कि 70 33 44 29 86 इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कीजिए, जो भी होमवर्क देते हैं आपको बना कर सबमिट कीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन पूछना हो चाहे किसी भी तरह का बात विचार हो जिसे कि समझ में नहीं आया किसी भी टॉपिक, तो आप ऐसा कीजिए कि आप कमेंट कीजिएगा इसी वीडियो पर। मान लीजिए जो वीडियो देख रहे हैं तो उसी वीडियो पर आप लोग क्या कीजिए कमेंट कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। और इसका जो है वीडियो है ना पार्ट 1 वीडियो जो है इसके डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा आपको। तब तक के लिए नमस्कार, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, ठीक ना।